डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग सेम उसी पर बेस्ड है जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में क्या था, जो हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज नोन एज ग्राफ। ठीक है, तो इन ग्राफ्स, अभी सपोज यहाँ पर हमारे पास है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस इन बार ग्राफ जो कि क्या था, हिस्टोग्राम। मतलब हमने क्लास किसी इंटर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमने उसको डेटा को रिप्रेजेंट किया था। तो इन सभी ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या है, पिक्टोग्राफ, उसके बाद नेक्स्ट है बार ग्राफ जो कि सिमिलर है, हमने जो अपनी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में पढ़ा था। बार ग्राफ मतलब इसमें क्या होता है, कैटेगरीज में अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, बार ग्राफ की हेल्प से उसको विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है डबल बार ग्राफ, जैसे हमने सिंगल बार ग्राफ में एक कैटेगरी को लेते थे, सिमिलरली हम डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं, कैटेगरीज को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा में अगर आपके पास जो डेटा या इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट है वो अगर अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपिंग डेटा। ग्रुपिंग डेटा सिमिलर है जो कि क्लास इंटरवल, जैसे हमने किसी पर्टिकुलर 10 to 20 या फिर 20 to 40 की इंटरवल में अगर डेटा को कलेक्ट किया है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट है बार्स विद अ डिफरेंस। बार्स विद अ डिफरेंस क्या है, ये सेम है, सिमिलर टू हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या था, जैसे बार ग्राफ में बार्स के बीच में गैप होता है, लेकिन यहाँ पर बार्स विद अ डिफरेंस हिस्टोग्राम में क्या होता है, बार्स के बीच में गैप नहीं होता है। मतलब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ क्या करता है, इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड अ पार्ट्स। मतलब पूरे सर्कल में आप क्या करोगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उनमें रिलेशन देखते हैं कि कितना पार्ट हमने किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट है चांस और प्रोबेबिलिटी। इसमें डेटा हैंडलिंग में आपके जो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज चांस और प्रोबेबिलिटी, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जब आप पिक्चर्स की हेल्प से किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज पिक्टोग्राफ। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी बुक शॉप की बात करें, तो अगर उस बुक सेलर ने किसी पर्टिकुलर मंथ में 200 नोटबुक सेल की, सपोज फर्स्ट जनवरी में अगर उसने, हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में उसने नंबर ऑफ नोटबुक्स जो सेल किए, नोटबुक्स दैट इज 200। उसके बाद नेक्स्ट मंथ है फरवरी, तो फरवरी में उसने क्या किया, 300 नोटबुक्स सेल की। इसके बाद आएगा मार्च, मार्च मंथ में उसने 250 नोटबुक सॉल्व की, और सिमिलरली अप्रैल मंथ में उसने क्या किया, 200 नोटबुक्स सेल की। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नोटबुक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 होगा, नोटबुक को हम क्या करेंगे, किसी पिक्चर की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 100 नोटबुक्स, 100 नोटबुक्स हमने किसके सिमिलर कर दिया, एक जो बुक का सिंबल होता है उसके इक्वल हो गई 100 नोटबुक्स। तो यहां पर हमने एक बुक बना दी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, 100 नोटबुक्स इज इक्वल टू दिस सिंबल, ठीक है। तो अगर मैंने एक सिंबल को ड्रॉ किया है, दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 नोटबुक्स को। सिमिलरली अगर मैंने 2 सिंबल्स को ड्रॉ किया है, दैट रिप्रेजेंटेड 200 नोटबुक्स। और अगर मैंने जस्ट इसका हाफ रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये क्या है, हाफ पार्ट हो गया नोटबुक का। तो दिस सिंबलाइज 50 नोटबुक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हमने, इसका जो नोटबुक था उसका जस्ट हाफ पार्ट ले लिया। तो अब यहां पर देखेंगे हम कि इसको, इस पूरे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जनवरी मंथ के लिए लेंगे, सपोज जनवरी, नेक्स्ट इज फरवरी, देन मार्च एंड देन अप्रैल। तो यहां पर क्या हो रहा है, जनवरी मंथ में उसने 200 नोटबुक सेल किए, दैट मीन्स हमें 100 नोटबुक के लिए एक बुक से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जनवरी में 200 नोटबुक सेल किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
2 नोटबुक्स बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नोटबुक्स का सिंबल हम बना देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सिंबल हो जाएगा आपका दिस वन। तो आपके 2 नोटबुक बन गई। इसके बाद नेक्स्ट है फैब में 300 सेल की। तो 300 के लिए हम क्या करेंगे, 3 नोटबुक्स बनाएंगे। तो 3 नोटबुक के लिए हमने 3 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। दिस इज 100 नोटबुक्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट सिंबल बनाएंगे दैट रिप्रेजेंट 200 नोटबुक्स। और उसके बाद 300 के लिए हमें थर्ड सिंबल बनाना पड़ेगा। तो दिस वन इज थर्ड सिंबल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मार्च मंथ में उसने 250 नोटबुक सेल किए। तो मार्च मंथ के लिए हमें 250 नोटबुक्स बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 नोटबुक्स को एज इट इज बनाएंगे फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, और थर्ड के लिए हमें जस्ट हाफ नोटबुक ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने हाफ नोटबुक ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल कितनी हो गई, 250 नोटबुक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अप्रैल मंथ में 200 नोटबुक्स सेल किए। तो 200 नोटबुक्स के लिए हमें 2 सिंबल बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इज दिस, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या कर रही है, 200 नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर्स की हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होगा, बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ में भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे बार की हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं कि किसी सेलर ने एप्पल्स के लिए, अगर एप्पल्स की बात करें, एप्पल्स इन, यहाँ पर फर्स्ट डेटा होगा एप्पल्स इन केजी, ठीक है। मतलब उसने किसी पर्टिकुलर मंथ में कितने किलोग्राम एप्पल सेल किए। तो यहाँ पर होगा एप्पल्स इन केजी, और नेक्स्ट होगा मंथ्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट डेटा बनेगा अपना मंथ्स, और इसको हम यहाँ पर सपोज फर्स्ट मंथ है जनवरी, देन फेब, मार्च एंड देन अप्रैल। अब सपोज उसने जनवरी मंथ में 25 किलोग्राम एप्पल सेल किए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 केजी। इसके बाद फेब में अगर सपोज उसने 20 केजी एप्पल सेल किए, मार्च में अगर उसने 15 केजी किए, और अप्रैल में उसने 30 केजी एप्पल सेल किए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों मंथ है, उनको क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। दैट रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी ऑफ दिस ग्राफ। और उसके बाद जो एप्पल्स इन केजी जो कि क्वांटिटी है, उसको हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, मंथ्स होंगे। फर्स्ट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे जनवरी, देन फेब, मार्च, नेक्स्ट इज अप्रैल और लास्ट इज मई। अब यहाँ पर हमें 20, 15, 30 और 25 के यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 के गैप में रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को। तो यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पर 5 kg, देन 10, 15, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 20, नेक्स्ट आएगा 25 और उसके बाद नेक्स्ट आएगा 30। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एप्पल्स इन केजी, ठीक है। ये क्या है, जो मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज नॉट टू स्केल। तो आप जो अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं ड्रॉ करूंगी, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट ग्राफ। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जनवरी मंथ में उसने क्या किया, 25 kg एप्पल सेल किए। दैट मीन्स हम यहाँ पर जनवरी मंथ में इसके करस्पॉन्डिंग एक बार बनाएंगे, और ये क्या होगा, 25 के करस्पॉन्डिंग बना दिया। इसके बाद फेब में क्या है, 20 kg एप्पल सेल किया उसने। तो नेक्स्ट फेब में क्या आ जाएगा, 20 kg के करस्पॉन्डिंग।
इसके बाद मार्च में क्या है 15 kg, तो 15 kg के करस्पॉन्डिंग हमें ड्रॉ करना है। और अप्रैल में उसने क्या किया है 30 kg एप्पल सेल किए, तो 30 kg के इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है यहाँ पर नेक्स्ट बार ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया फर्स्ट, अब इस ग्राफ से हमें क्या रिप्रेजेंट, देखो इससे हमें दो तरह से ग्राफ, या तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उससे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरली अगर हमें ग्राफ गिवन है तो उससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि उसने मार्च मंथ में कितने केजी एप्पल, तो आप क्या करोगे मार्च एक्स एक्सिस पर मार्च है और वाई एक्सिस पर क्या है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जो आप मार्च के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर देखोगे कि ये कहाँ पर मीट कर रहा है पॉइंट, तो आपने जैसे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की दैट इज 15 kg, दैट मीन्स उसने मार्च मंथ में क्या किया है 15 kg एप्पल सोल्व किए। तो आप इस तरह से जो भी आपको ग्राफ गिवन है या फिर इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अगर आपको ग्राफ गिवन है तो आप उससे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इफ द डेटा इज अवेलेबल टू अस इज इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, मतलब क्या होगा अगर हमें जो डेटा अवेलेबल है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड द अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इज कॉल्ड एज रॉ डेटा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि कैसे हमें डेटा को जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ सिंबल्स है जो अल्फाबेट्स हैं, सपोज एक एम है, एन है, देन अगेन एन है, ओ है, फिर एम है, एम एन ओ ओ एम एम, इस तरह से हमारे पास कुछ सिंबल्स है। मतलब ये क्या है एक रॉ डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, और इस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हमें क्या करना है ऑर्गेनाइज्ड डेटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और उस टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट जो आपका कॉलम होगा दैट इज अल्फाबेट। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या हो गया आपका अल्फाबेट। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम में हम रिप्रेजेंट करते हैं टेली मार्क्स। ठीक है, तो टेली मार्क्स क्या होता है, जो आपका टेली मार्क्स, और टेली मार्क्स क्या होता है जो आपका नंबर्स होते हैं, मतलब जो आप इसमें फॉर एग्जांपल आपका m क्या है इस पूरे जो रॉ डेटा में 3 या 4 टाइम्स आ रहा है तो हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो आपके पास 3 कॉलम हो गए अल्फाबेट, रो मार्क्स और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारे पास ये देखना है इस पूरे रो डेटा में कि कितने टाइप के अल्फाबेट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट इज एम, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा एन, और उसके बाद नेक्स्ट होगा ओ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना ओ। अब हमें देखना है कि इस पूरे रो डेटा में m कितने टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर m नेक्स्ट 1 2 3, इसके बाद 4 5 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने आ गए 5 आ गए। लेकिन हमें जब इसको टेली मार्क्स वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अगर 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं 4 लाइंस को। तो यहाँ पर टेली मार्क्स में जब m क्या है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्या है 5 है, तो सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग टेली मार्क्स क्या होगा 1 2 3 4, और इसके क्रॉस करने पर 5 बन जाएगा। इसके बाद देखो n को काउंट करो 1 2 3 और 5 6 7 और 8 टाइम्स। तो यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 8 टाइम्स है, और यहाँ पर हम इसको टेली मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद नेक्स्ट है अल्फाबेट ओ। तो यहाँ पर देखो ओ इस पूरी रो में 1 2, फिर नेक्स्ट 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्या है 5 है, और इसका रो टेली मार्क्स क्या होंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इस जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, सपोज
मैंने क्लास में पूछा ना, अगर आपकी क्लास में सपोज 35 या 40 स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास में मैंने सब बच्चों से पूछा कि सब स्टूडेंट्स से कि उनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो क्या किसी ने कोई इंग्लिश बताएगा, हो सकता है उसके नेक्स्ट वाला भी इंग्लिश ही बोल दे। उसके बाद क्या होगा, कोई मैथमेटिक्स, कोई हिंदी या साइंस। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिर मैथ, फिर साइंस, उसके बाद फिर मैथ, साइंस, इंग्लिश, फिर इंग्लिश हो जाएगा, फिर अगेन साइंस, ठीक है। तो ये पूरा क्या है अपने पास अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। अब सेम हमें क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट वाला कॉलम अपने पास क्या होगा, सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा अपने पास, सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे आपके पास, मैथ्स है, इंग्लिश है, एंड देन नेक्स्ट क्या है, साइंस है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, टैली मार्क्स। और यहाँ पर नंबर ऑफ, जो उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट्स, फिर नेक्स्ट है आपका टैली मार्क्स, और यहाँ पर आएगा आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन दिस रॉ डेटा। तो अब यहाँ पर क्या किया है हमने, फर्स्ट क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है, मैथ्स है, और उसके बाद नेक्स्ट किसको लिया है हमने, साइंस को। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश को हमें सबसे पहले काउंट करेंगे, तो 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 और 7, मतलब क्या है, इंग्लिश 7 स्टूडेंट्स की चॉइस है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, इंग्लिश की 7 हो गई, और उसके करस्पॉन्डिंग टैली मार्क्स कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, मैथ्स। तो मैथ्स में देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग 6, और यहाँ पर टैली मार्क्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट क्या है, 6। इसके बाद आ रहा है आपका साइंस। तो साइंस 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 टैली मार्क्स से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है उसको ऑर्गेनाइज्ड डेटा में रिप्रेजेंट किया है टेबुलर फॉर्म की हेल्प से। उसमें फर्स्ट कॉलम आपका आएगा सब्जेक्ट या फिर जो भी आपको गिवन होगा, और नेक्स्ट आएगा टैली मार्क्स, और उसके बाद आएगा नंबर।